अपने YouTube चैनल आर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि मैथ के सिलेबस के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको कहाँ से और कितना पढ़ना है। तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, राइट। तो वास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और जितनी भी संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्याएं सभी आ जाती हैं। और जैसा कि काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर जो है वो हम पढ़ेंगे चल करके फर्स्ट ईयर क्लास में, यानी कि 11th क्लास में चल करके हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी कि विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता होता क्या है? जैसा कि विभाज्यता होता क्या है, लिखा है माना a और b क्या है, दो पूर्णांक है। मैंने माना कि a और b दो पूर्णांक हैं, जहां क्या है b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 नहीं हो सकता। अब a और b पूर्णांक कुछ इस प्रकार से हैं, जहां पर देखा जाए तो b क्या है, 0 नहीं हो सकता। अब b क्या है, a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, a को विभाजित कर रहा है। जहां b है a को विभाजित कर रहा है, तो b 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो पूर्णांक c का आश्रित इस प्रकार है a बटा b बराबर c, अर्थात b से a को विभाजित करने पर जो शेषफल रिमाइंडर है वो c प्राप्त होता है। तो a बराबर bc, जहां a को भाज्य और b को भाजक। अब देखिए हमने क्या बताया, अगर यहाँ पर क्या a को यह विभाजित कर रहा है तो जिस संख्या को जो विभाजित करता है उसे भाजक कहा जाता है, और जो संख्या विभाजित होती है उसे भाज्य कहा जाता है। तो यहाँ पर a को क्या कहा जाएगा, भाज्य कहा जाएगा, और b को यहाँ पर भाजक कहा जाएगा। और हाँ, भाग होने के बाद में जो संख्या हमें नहीं प्राप्त होती है, जिस प्रकार अभिक्रिया होने के बाद में जहां पे अभिकारक मिलते हैं फिर उत्पाद बनाते हैं, वहीं पर यहाँ पर देखा जाए उसी प्रकार से यहाँ पर जो नया उत्पाद बनेगा उसे रिमाइंडर कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, शेषफल कहा जाएगा। यानी कि ये भी एक अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है। जब दोनों की रिएक्शन होगी, दोनों की अभिक्रिया होगी, तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा, एक नया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद तैयार होगा। क्या तैयार होगा, सी। अर्थात जैसे कि हमने लिखा 24 डिवाइड बाई 4। अब हम क्या कर रहे हैं, 24 है, यहाँ पर क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है, जो कि 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, तो हम 4 को कहेंगे सर भाजक। क्या कहेंगे यहाँ पे, भाजक। तो जब 4 और 24 का जब यहाँ पर भाग होगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 छंग 24, 6 प्राप्त होगा। यानी कि दो अभिकारक हम यहाँ पर आपस में मिले और एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जिसका नाम क्या है, 6, अर्थात 6 यानी यहाँ क्या है, शेषफल है। क्या है यहाँ पे, शेषफल है। तो डिविजिबिलिटी यही होती है, जहां जैसे a बराबर pq प्लस c, जो कि a क्या है यहाँ पे, भाज्य है। जैसे कि मैंने लिखा 24 इक्वल टू क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 या फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0। अब यहाँ पर 24 क्या है सर, 24 है भाज्य। क्या है, भाज्य। और 6 क्या है यहाँ पे, भाजक, और 4 क्या है यहाँ पे, भागफल है, और 0 क्या है, शेषफल है। जहां a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और c क्या है, शेषफल है। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र होता है। तो आप समझ गए होंगे कि विभाज्यता क्या होती है और विभाज्यता के क्या रूल होते हैं। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका। इसके बारे में जो प्रमेय दिया हुआ है, थ्योरम दिया हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह थ्योरम क्या है, किस प्रकार लागू होता है। हमने माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार है, जहां पे a क्या कर रहा है, b को विभाजित कर रहा है, जो कि a है, b से क्या है, ये बड़ा है। a क्या है, बड़ा। इसका मतलब होता है से बड़ा। क्या होता है, से बड़ा, ग्रेटर देन इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, b से बड़ा है। a क्या है यहाँ पे, b से बड़ा है, जहां a बराबर bq प्लस r। अभी आपने देखा था कि a बराबर bq प्लस c। अब यहाँ पर रिमाइंडर c था, यहाँ रिमाइंडर r है। जहां r जो है, जो r की वैल्यू आएगी, जो r की वैल्यू आएगी वो है तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और b से क्या होगी, छोटी होगी। b से क्या होगी सर, छोटी होगी। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल हम अगर आपको समझाएं तो हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक।
5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब यहाँ 2 क्या है सर आपका, 2 आपका यहाँ पर भाजक है और 5 क्या है, भाज्य है। अब यहाँ 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा, 1। अब यहाँ 1 क्या है, 2 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो 2 क्या है यहाँ पे, b है, और 1 क्या है यहाँ पे सर, r है। तो इसका मतलब जो r है वो b से क्या है, छोटा है, क्या है यहाँ पे, छोटा है। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ये पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अर्थात हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, तीनों का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। तो आइए जानते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 225 क्या है, 225 बड़ा है किससे, 135 से। किससे बड़ा है सर, 135 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, किससे, इससे हम भाग देंगे, ठीक है। तो 225 को भाग देंगे 135 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 135। कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेप 1 में, क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में लिखेंगे कि 225 बराबर, स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 1 में लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस कितना बचेगा यहाँ पे, 90, यानी कि 135 गुणे 1, ये क्या है आपका भाजक, ये क्या है आपका भागफल, ये क्या है आपका शेषफल, जो कि इसके बराबर होगा, भाज्य के बराबर होगा। अगले स्टेप में देखा जाए, यहाँ 90 बचा, 90 को हम डिवाइड 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो यहाँ देखा जाए कितना आएगा, आइए हम बात करते हैं। तो 90 बचा 90 आएगा यहाँ पे, और कितना बचेगा, 45 यहाँ पर बचेगा। अब सेकेंड स्टेप में अगर हमको लिखना हो, सेकेंड स्टेप में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 135 लिखेंगे। 135 क्या होगा, यहाँ पर भाज्य होगा, क्या होगा, 135 भाज्य होगा। 135 बराबर आपका आएगा 90 गुणे 1 प्लस 45। देखिए आ रहा होगा 90, तब 90 प्लस 45 बराबर 135। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 90 को भाग देंगे 45 से, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, और शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा आपका शेषफल। अर्थात थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब 0 के ऊपर वाली संख्या ही हमारा एचसीएफ होती है। 0 के ऊपर वाले स्टेप में संख्या क्या होती है, हमारा एचसीएफ होती है, यानी कि वैसी संख्याएं जो रिमाइंडर को 0 लाते हैं वो सभी क्या होती है, एचसीएफ होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और है, 196 और 38 220 का, और 867 और 255 का। अब ये क्वेश्चन क्या करेंगे आप, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपका नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ दर्शाना है कि कोई पूर्णांक मान करके कि ये क्या 6q+1 के रूप का होता है या नहीं, क्या 6q+3 के रूप का होता है, क्या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना ए कोई विषम पूर्णांक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर bq प्लस r, जहां r बराबर क्या हो, जहां r क्या होता है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है, और क्या होता है, b से छोटा होता है। अब यहाँ पर क्या है, b के स्थान पर क्या दिए हुए हैं, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब यहाँ पर हम b बराबर क्या ले सकते हैं सर, b बराबर हम 6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, b बराबर 6 ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ जो
बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये आपको हम समझाए थे, यूक्लिड थ्योरम में समझा चुके हैं कि r जो होगा, यानी कि जो यहाँ r है रिमाइंडर है, वो हमेशा देखा जाए तो भाग जो भाजक होता है भाजक से छोटा होता है। b क्या है, भाजक, a क्या है, भाज्य है। तो हम जानते हैं कि r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो r बराबर, अगर b बराबर 6 है तो b बराबर 6, तो r बराबर 6 नहीं होगा, r से कम होगा, अर्थात 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। आइए हम चेक करते हैं r बराबर 1 पर। केस 1 पे चेक करते हैं, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, अब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मतलब क्या है, b का मतलब है 6 क्यों प्लस r का मतलब 0 हो जाएगा, तो क्यों या r क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 6 क्यों आएगा। अब 6 क्यों क्या है, अगर 6 यहाँ पर मल्टीपल है, क्योंकि 6 है मल्टीपल है तो ये संख्या क्या है, सम है, क्या है यहाँ पर, सम है। अभी तो केस 1 हो गया, अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जी r बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, अगर r बराबर 1 हम ले लेंगे, अगर r बराबर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर, तो a बराबर आएगा 6 क्यूब प्लस 1 आएगा, क्या आएगा सर, 6 क्यूब प्लस 1 आएगा, अर्थात ये हमें क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया। अब यहाँ पे 6 क्यों क्या है, अपने आप में सम है, लेकिन एक क्या है, विषम है। जब किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो संख्या कौन सी प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये विषम संख्या प्राप्त होगी। अब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर क्या होगा, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर क्या होगा, a बराबर आएगा 6 क्यूब प्लस 2 आएगा, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। ये भी सम है, ये भी सम है, और सम को सम जोड़ने पर क्या होता है, ये क्या है, एक सम संख्या है, अर्थात इसको हमें नहीं लेना है। फिर ये आपका था केस थर्ड, क्या था आपका, केस थर्ड। अब हम लेंगे केस फोर्थ, केस 4 लेंगे। अब इसमें r बराबर हम क्या लेंगे, 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 जब हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर a बराबर आएगा 6 क्यूब प्लस 3। अब ये क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। 6 क्यों, तो सम संख्या है, क्योंकि 6 के साथ में कोई भी मल्टीपल रहे, अगर वो विषम भी है तो सम ही आएगा। मान लो क्यों 1 है, अगर क्यों का मान 1 है, क्यों का मान अगर 1 है, क्यों का मान अगर 1 है तो 6 गुणे बराबर 6 ही तो होगा। अगर क्यों बराबर 3 ले लें तो 6 3 18 होगा, तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी, क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी। तो ये तो अपने आप में सम है, लेकिन ये क्या है, विषम है, अर्थात ये क्या है, विषम है, क्या है, ये विषम है, क्या है, ये विषम है। अब केस हम लेते हैं, केस हम लेते हैं, केस लेते हैं 5, केस लेते हैं 5। केस 5 में क्या होगा, r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर क्या होगा बच्चों, r बराबर 4 लेने पर a का मान आएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 आएगा। अब यहाँ पे ये भी सम है, ये भी सम है, तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी, जो कि हमको नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है, क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। तो 4 नहीं लेना है, ना 2 लेना है, ना ही 6 क्यों लेना है। अब पहले मुझे प्राप्त हो चुकी है 6 क्यूब प्लस 1, दूसरी भी प्राप्त हो चुकी है 6 प्लस 6 क्यूब प्लस 3, अब तीसरी चाहिए 6 क्यूब प्लस 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केस 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 लेंगे, छठा केस लेंगे। छठे केस में क्या होगा, r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर क्या होगा, r बराबर जब 5 हम यहाँ लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 आ जाएगा, अर्थात जो संख्या हमें चाहिए थी वो अभी हमें क्या हुई, प्राप्त हो गई, वो भी क्या हुई, हमें प्राप्त हो गई। अर्थात सबसे पहले क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अकॉर्डिंग से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है, जहाँ r क्या होता है, 0 के बराबर है, 0 छोटा होता है, और b क्या होता है, r से बड़ा होता है। अब r के संभावित मान कौन कौन से होंगे, अगर b बराबर 6 है तो
देखा जाए तो r जो होगा b से कम ही होगा, b से क्या होगा, कम ही होगा, अर्थात r का मान क्या होगा, 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा। 1 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 इसका नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, केस 1 में क्या करेंगे, r बराबर 0 लेंगे और 0 लेकर के हम देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या विषम संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सॉल्व किया हमने, तो यहाँ r बराबर 0 रखने पर क्या हुआ, केवल 6 क्यों आया, 6 क्या है, अपने आप में सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या है। उसके बाद में r बराबर 0 लेने पर क्या हुआ, a बराबर 6 क्यू प्लस 1 प्राप्त हुआ, जो कि हमको चाहिए था। ये सम है लेकिन ये विषम है, और सम संख्या प्लस विषम संख्या मिलकर बनाती है विषम संख्या, राइट। तो r बराबर तीसरे केस में क्या हुआ, r बराबर 2 लेने पर क्या हुआ, 6 क्यू प्लस 2 प्राप्त हुआ, 6 क्यू प्लस 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ 6 क्यू प्लस 2 क्या है, सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो सम क्या बनाएगी, सम संख्या ही बनाएगी। उसके बाद में केस 4 में r बराबर 3 रखने पर 6 क्यू प्लस 3 प्राप्त हुआ, जो कि एक विषम संख्या है। और नेक्स्ट में r बराबर 4 लेने पर 6 क्यू प्लस 4 प्राप्त हुआ, जो कि एक सम संख्या है। लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें विषम पूर्णांक चाहिए, हमें विषम पूर्णांक चाहिए। फिर नेक्स्ट केस 6 में r बराबर 5 रखने पर 6 क्यू प्लस 5 प्राप्त हुआ। अतः यह क्या है, एक विषम पूर्णांक है, जिसमें हमें r के संभावित मान r बराबर 1 पर, r बराबर 3 पर और r बराबर 5 पर हमें प्राप्त हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना हो तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अब इसमें कीवर्ड आया हुआ है, शब्द आया हुआ है अधिकतम, क्या आया हुआ है, अधिकतम, यानी जहां भी अधिकतम आएगा वहां क्या निकालना रहेगा, HCF निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहेगा, महत्तम समापवर्तक निकालना रहेगा। और जहां भी न्यूनतम आ जाए, न्यूनतम वहां पर निकालना रहेगा LCM। तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का हमें 616 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, 616 क्या है, बड़ा है किससे, 32 से, अर्थात 616 को हम भाग देंगे 32 से। तो 32 एकम 32, कितना बचेगा यहाँ पे खांसी ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचेगा, 5 में 3 गया, 2 बचेगा, अर्थात 296 को यहाँ पर हम उतार लेंगे। अब आ गया हमारे पास 296। अब 32 को पढ़ेंगे इतनी बार, कम से कम 296 के आसपास पहुंच जाए। तो 32 हमारे कितना होता है, 9 दूनी 18, 9 तो 27, 1 28। अब यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 0 8 बचेगा, और यहाँ 19 आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे बेटा, स्टेप 1 में लिखेंगे 32 बराबर, स्टेप 1 में लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस का 8, और स्टेप 2 में लिखेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे हम, स्टेप 2 में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 32 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, सिर्फ आया हुआ है। अब 32 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 चौका 32, और सिर्फ क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब स्टेप 2 में लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस का 0। अब 0 के ऊपर वाली संख्या क्या होती है, हमारा 0 के ऊपर वाली संख्या ही हमारा HCF होती है, क्या होती है, HCF होती है। तो स्टेप 1 में क्या आया हमारा, स्टेप 1 में आया 616 बराबर हमारा आया 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस का 8। और स्टेप 2 में क्या आया, स्टेप 2 में आया 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस का 0। अब यहाँ 0 के ऊपर वाली संख्या हमारा क्या होगी, HCF होगी, क्या होगी, HCF होगी। तो यहाँ पर आपको आशा करता हूँ कि आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका HCF निकालेंगे। स्टेप 1 में हम लिखेंगे 616, अर्थात 616 क्या है, यहाँ पर भाज्य है, क्या है, भाज्य है, और 19 भागफल है जो भाग होने के बाद में प्राप्त हुआ, प्लस 8 क्या है,
शेषफल है। उसके बाद में जो 32 आया, 32 को हम मानेंगे भाज्य, 8 यहाँ पर क्या होगा, 8 हमारा होगा यहाँ भाजक, 4 होगा भागफल और शेषफल क्या होगा 0। आइए हम बात करते हैं चौथे प्रश्न पे कि चौथा प्रश्न क्या प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के लिए के रूप का होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने माना धनात्मक पूर्णांक, माना ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक a है, तब न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, a बराबर होता है bq प्लस r, क्या होता है a बराबर होता है bq प्लस r होता है, जहां r का मान देखा जाए तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है छोटा होता है। तो कह रहे हैं 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो b का मान हम यहाँ लेंगे b बराबर 3, तो r के जो संभावित मान होंगे, r के संभावित मान जो होंगे, वो 0, 1 और 2 होंगे। क्या होगा 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि क्या है b से क्या होता है ये छोटा होता है, छोटा होता है। जब b बराबर 3 रहेगा तो r का मान 0, 1, 2 आएगा। तो आइए हम चेक करते हैं केस वाइज कि केस 1 में क्या होता है। केस 1 में जब r बराबर 0 रखने पर क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0। अब यहाँ पर 3 हमने रख दिया b के स्थान पे, प्लस r के स्थान पे मैंने 0 रख दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3q प्राप्त होगा। अब यहाँ हम क्या है, यहाँ वर्ग की बात की हो रही है, किसकी बात हो रही है सर, वर्ग पूर्णांक की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखा जाए तो ये हो जाएगा a² बराबर 3² अर्थात ये हो जाएगा 9a²। अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3a² और इसको अगर हम नाम दे दें, m का नाम दे दें, तो ये बन जाएगा आपका 3m। क्या बन जाएगा आपका, ये 3m आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 3m बन जाएगा, यानी कि r बराबर 0 केस 1 में क्या होगा, a² बराबर 3m प्राप्त होगा। r बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा 3m प्राप्त होगा। अब केस 2 में देखा जाए तो केस 2 में जब r बराबर 1 रखने पर क्या होगा, r बराबर 1 रखने पर a बराबर होगा 3q प्लस 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3q प्लस 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पर बेटा वर्ग हम क्यों करते हैं, वर्ग हम इसलिए यहाँ पर करते हैं क्योंकि हम बात यहाँ हो रही है वर्ग पूर्णांक की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वर्ग पूर्णांक की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a² हो जाएगा, क्या होगा a² हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर किस पर टूटेगा, a² प्लस b² पर टूटेगा, यानी कि a² प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, इसका सूत्र होता है, इसी पर ये टूटेगा। जब इस पर टूटेगा ये तो 3a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3a² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3a इंटू 1 प्राप्त होगा। ये आपका आ जाएगा 9a² प्लस का 2 तिहाई 6a
प्लस 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्लस 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a² प्लस 2a, और यहाँ पर क्या होगा? प्लस 1 प्राप्त होगा। अगर हम क्या करें इसको, अगर इसको हम यम मान ले, अगर इसको हम यम मान ले तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3m प्लस 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3m प्लस 1 प्राप्त होगा। अतः जो हमको चाहिए था 3m और 3m प्लस 1 क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अतः r बराबर 0 और 1 पर, r बराबर 0 और 1 पर 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा, के रूप का होगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे, इसमें लिखा हुआ है युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस का मान 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ये जानते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना कोई पूर्णांक, माना कोई पूर्णांक a और v है। अब यहाँ पर हमने पूर्णांक माना a और v है, जहां देखा जाए a क्या है? जहां a b से बड़ा है, जहां a क्या है? b से बड़ा है, तब a बराबर होता है b क्यों प्लस r होता है। जहां देखा जाए जब r का मान होता है या देखा जाए तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो v का मल्टीपल m है और v का मान क्या दिया हुआ है? v का मान यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो r के संभावित मान क्या होंगे? तो r के संभावित मान होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। अर्थात r के जो मान होंगे वो 9 से कम होंगे लेकिन 8 तक होंगे, 0 से लेकर के 8 तक होंगे। तो इतना चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तक चाहिए। तो हम केवल चेक करेंगे b बराबर 3 पे, b बराबर 3 पे, b बराबर 3 पर जब हम इसके चेक करेंगे तो r के संभावित मान होंगे, r के जो संभावित मान होंगे वो होंगे 0 1 और 2 होंगे। अब 0 1 और 2 क्यों होंगे? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर r का जो मान है वो क्या है? b से कम है, b से कम है। सबसे पहले हम चेक करेंगे केस 1 के बारे में। केस 1 में क्या होता है? केस 1 में जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर क्या होगा? a बराबर आएगा 9 क्यों प्लस 0, 9 क्यों प्लस 0 आएगा, 9 क्यों प्लस 0। अब यहाँ पर a बराबर 9 क्यों प्राप्त होगा? a बराबर 9 क्यों प्राप्त होगा? चूंकि यहाँ धन की बात हो रही है, यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम? घन कर देंगे। घन करने पर दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? घन कर देंगे। तो ये आ जाएगा a क्यूब बराबर 27। 9 का क्या होता है सर? यहाँ पर 9 नहीं होगा, 3 होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 3, क्योंकि हमने लिया है b बराबर 3। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? 27 और क्यूब का हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? अगर यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 क्यूब बचेगा। जब इसको हम अगर m मान ले तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? 9m प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 9m प्राप्त होगा, यानी कि a क्यूब बराबर 9m प्राप्त होगा। हमें चाहिए क्या था? हमें यही चाहिए था। अब यहाँ केस 2 में बात करेंगे। केस 2 में देखा जाए तो क्या सेकंड में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखने पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कैसे हमारे मान निकल करके सामने आ रहे हैं। अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3 क्यों प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमें घन की बात हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे घन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका घन करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे तो 3 क्यूब a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा।
अब यहाँ आप जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। उसी पर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3q का होल क्यूब आएगा प्लस 1 का होल 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1 आएगा। अब ये आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 9q और ये आ जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको जब हम खोलेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे तो 27q क्यूब प्लस का 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 एकम 9 क्यू प्लस का 1 आएगा। अब इसमें वैसे हम क्या करें, इसमें से अगर 9 कॉमन ले लेंगे, अगर हम 9 कॉमन ले लें, अगर बच्चों 9 अगर इसमें हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, अगर 9 हम इसमें कॉमन ले लेंगे बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 3, क्या बचेगा 3q क्यूब बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3q बचेगा और यहाँ प्लस 1 बचेगा। अगर इसको हम यम मान लें तो हमें क्या प्राप्त होगा 3m 9m क्या प्राप्त होगा 9m और प्लस का 1 यहाँ पर है तो क्या प्राप्त होगा 9m प्लस 1 प्राप्त होगा। अर्थात हमें क्या चाहिए था 9m चाहिए था, 9m प्लस 1 चाहिए था और 9m प्लस 8 चाहिए, 9m प्लस 8 चाहिए। अब हम बात करेंगे केस थर्ड में, अब केस थर्ड में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, अब जब r बराबर 2 हम रखेंगे तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर हम घन कर देंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2 का जब हम घन करेंगे तो ये आएगा 3 का आएगा 27q प्लस 2 का आएगा 8 प्लस 2 का आएगा 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 2 आएगा, 3q प्लस 2 आएगा, 3q प्लस का 2 आएगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा इधर का तो ये आएगा ब्रैकेट में इंटू 2 और यहाँ आएगा 3q प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 27q क्यूब प्लस का 3 त्रिका 9 दूनी 18 9 दूनी 18 क्यूब और ब्रैकेट में है 3q प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करने पर 27q क्यूब प्लस 18 यानी 54q स्क्वायर, 54q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36q, 18 दूना 36q। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है 27q है, 27q क्यूब है, क्या है 27q क्यूब है। अब यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। अब इसमें हम क्या करेंगे और हाँ प्लस का 8 भी यहाँ पर बचेगा, प्लस का 8 भी यहाँ छोड़ गया था बचेगा, अब यहाँ प्लस 8 बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम 9 कॉमन ले लेंगे, अगर 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यूब ये बचेगा q क्यूब बचेगा। अब 9 कॉमन लेने पर 9 6 54 होता है, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा प्लस 6q स्क्वायर बचेगा और यहाँ 9 कॉमन लेने पर 9 चौक 36 होता है 4 बचेगा अर्थात 4q बचेगा प्लस का 8 बचेगा। अब इसको अगर यह मान ले तो क्या प्राप्त होगा 3m प्लस 8 प्राप्त होगा। अतः a के सभी मान को यानी कि r बराबर 0 पर और r बराबर 1 और r बराबर 2 से यह स्पष्ट होता है कि 9m और 9m प्लस 2 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्राप्त होगा। अतः 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा, आशा करते हैं कि सारा आपको समझ में आया होगा जो कि प्रश्नावली 1.1 का था। और इसमें भी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगले वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं 1.2 की प्रश्नावली लेकर के। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।